नमस्कार, आप देख रहे हो बिस्तक और मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। हिसाब किताब के नए एपिसोड में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक हमने हिसाब किताब में ओपीएस एनपीएस को लेकर चर्चा की, भारत में बढ़ते कर्ज को लेकर हमने बात की, साथ ही साथ हमने तेल की कीमतों को भी समझा और गौतम अडानी का हिसाब किताब भी किया। और आज इस 5वें एपिसोड में हम समझने वाले हैं म्यूचुअल फंड को। जी हाँ, आज चर्चा होगी म्यूचुअल फंड पे। और म्यूचुअल फंड का लोगों में क्रेज बहुत ही बढ़ता जा रहा है। अगर मैं आंकड़े से आपको समझाऊं तो म्यूचुअल फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट जो है वो 50 लाख करोड़ हो गया है। अगर ये आंकड़ा आप 10 साल पहले देखते तो ये 10 लाख करोड़ था। तो इसी से आप इसके क्रेज को समझ सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड पे आज चर्चा होगी और आखिर में आपके सवाल भी लेंगे। जो हमने पिछले एपिसोड में गौतम अडानी के ऊपर चर्चा की थी, उस पे जो आपके सवाल है वो भी लेंगे। और इस म्यूचुअल फंड को समझाने के लिए और आपके सवाल के जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं ताक चैनल्स के मैनेजिंग एडिटर मिलिंद खांडेकर जी। सर नमस्कार। नमस्कार सर, सबसे पहला सवाल तो यही है कि जो मैंने अभी आंकड़ा पेश किया तो उसका शेयर बाजार पर क्या इम्प्लीकेशन देखने को मिलता है, क्या इफेक्ट है? देखिए, जो आपने आंकड़ा म्यूचुअल फंड का बताया, ये एक बहुत बड़ा मुकाम या माइलस्टोन पिछले हफ्ते हासिल किया। जो म्यूचुअल फंड है भारत में, उनके एसेट अंडर मैनेजमेंट मतलब उनके पास जितने भी शेयर हैं, उनकी जितनी भी एसेट्स है, उसकी कीमत 50 लाख करोड़ हो गई और ये 5 गुना बढ़ी है, 10 लाख करोड़ से 50 लाख करोड़ हो गई पिछले 10 सालों में। अब इसका अगर हम ये इम्प्लीकेशन समझे शेयर बाजार के लिए, तो एक ही लाइन में मैं ये कहूँगा कि शेयर बाजार जो है आत्मनिर्भर भारत की जैसे बात होती है, तो शेयर बाजार आत्मनिर्भर होने की तरफ बढ़ रहा है म्यूचुअल फंड में जो ये पैसे आ रहे हैं उसकी वजह से। इसको आप इस तरह से देखिए कि जो शेयर बाजार में जो इन्वेस्टमेंट होता है मोटे तौर पे 3 लोग करते हैं। उसमें एक विदेशी निवेशक होते हैं जिनको आप फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कहते हैं। एक डीआईआई होते हैं जो कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड हो गए, जैसे इंश्योरेंस कंपनी हो गई। ये बड़ी कंपनियां जो निवेश करती है। और एक तीसरी कैटेगरी होती है रिटेल निवेशक, जो आपके और हमारे जैसे। लेकिन जो शेयर बाजार को ड्राइव करते हैं वो बेसिकली एफआईआई और डीआईआई करते हैं। तो करीब 30 साल पहले जब देश में एफआईआई को एंट्री दी गई, विदेशी निवेशकों को शेयर बाजार में पैसे लगाने की अनुमति दी गई, तो अगर मैंने जितना भी देखा है श्रेया कि अगर कहा जाता था कि अगर वो छींक भी देते हैं विदेशी निवेशक, तो भारत का बाजार गिर जाता है। या दुनिया में कोई घटना हो गई तो उसके बाद में उसका तुरंत से असर, क्योंकि विदेशी निवेशक बिकवाली करते थे और भारत का बाजार नीचे गिर जाता था। अगर आप पिछले 2 सालों में देखेंगे तो युद्ध की स्थिति रही यूक्रेन में, रूस में, उसका कुछ फौरी तौर पे असर पड़ता है, लेकिन ओवरऑल हमारा जो लॉन्ग टर्म अगर आप देखेंगे तो उसमें कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। या इजराइल में भी अगर कुछ हुआ तो जो जियोपॉलिटिकल चीजें दुनिया में हो रही है उसको हम पर असर नहीं पड़ता है। अब ये वजह क्या है, जैसे मैंने आपको कहा एफआईआई और डीआईआई। तो जो म्यूचुअल फंड में पैसा आ रहा है, तो अगर आप 2015 का आंकड़ा देखेंगे कि जो शेयर बाजार में जो ओनरशिप थी, जो शेयरों की ओनरशिप थी, तो उसका जो अंतर था बिटवीन डीआईआई और एफआईआई, तो 50% था। मतलब 50% ज्यादा शेयर की जो मालिका हक था वो एफआईआई के पास था, मतलब विदेशियों के पास था। और अब जो प्राइम डेटाबेस, एक जो कंपनी जो इसको ट्रैक करती है, उसने सितंबर 2023 का जो आंकड़ा दिया है, ये अंतर उसने कहा कि सिर्फ 13% रह गया है। और ये अनुमान लगाया गया है कि ये जो म्यूचुअल फंड से पैसा आ रहा है हमारे देश में शेयर बाजार में, उसकी वजह से ये अंतर जो है आने वाले कुछ क्वार्टर्स में जो डीआईआई है वो ओवरटेक कर लेंगे एफआईआई को। तो जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि शेयर बाजार दरअसल आत्मनिर्भर हो जाएगा, उसकी विदेशी निर्भरता रहेगी, लेकिन वो पहले से कम हुई है, वो आने वाले दिनों में और कम हो सकती है अगर ये म्यूचुअल फंड में लोग पैसे लगाते रहे तो। जी बिल्कुल, विदेशी निर्भरता कम होगी। लेकिन सर, म्यूचुअल फंड का क्रेज लोगों में क्यों बढ़ रहा है? क्यों लोगों का रुझान जो है अचानक से म्यूचुअल फंड्स में एकदम से आ गया? देखिए, एक तो शेयर बाजार में तेजी है, तो लोगों को लग रहा है वहां पैसे लगा देंगे तो वो उनको रिटर्न मिलेगा। और दूसरी जो कारण है वो आपने ही मुझे पिछले हफ्ते बताया था कि आपने ही हमारे एक कोलीग का जो है म्यूचुअल फंड अकाउंट खुलवा दिया। तो वो आप वही बताइए कि कैसे आपने किया था उसको? बस उन्होंने कहा कि वो, हालांकि मेरी मेकअप आर्टिस्ट हैं, तो उन्होंने कहा कि तुम बिजनेस में काम करती हो, मुझे बहुत ही दिलचस्पी है कि म्यूचुअल फंड का क्रेज बढ़ते जा रहा है, मैं भी जितना पढ़ती हूँ तो मुझे खुलवाना है एक अकाउंट। और उन्होंने जिस ऐप का नाम बताया, मैंने अरे वाह, ये तो ऐप हम भी यूज़ करते हैं। और इस ऐप में बस महज 10 मिनट लगे होंगे मुझे, आसानी से मैंने उनका अकाउंट जो है वो खोल दिया। नहीं तो श्रेया, वही बात है कि ये जो ग्रो है या अपस्टॉक है या ज़ेरोधा है, इन्होंने
आपका जो म्यूचुअल फंड के लिए एसआईपी अकाउंट बनाना है वो बहुत आसान कर दिया, मतलब म्यूचुअल फंड में भी हो या चाहे शेयर बाजार में हो। और जैसा कि आपने खुद जिक्र किया था कि इसको यूपीआई से लिंक कर दिया है, तो आपको बैंक अकाउंट से भी मतलब वो बहुत आसान हो गया है कि खरीदना बेचना जो है वो बहुत आसान हो गया है। तो ये क्रेज क्यों बढ़ रहा है, इसके लिए मैं आपको एक किस्सा सुनाना चाहूंगा श्रेया, कि 30 साल पहले, मतलब 1992-93 का ये किस्सा है कि यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने एक यूटीआई मास्टर गेन निकाला था। तो उसके फॉर्म जब बिक रहे थे दिल्ली शहर में, तो इतनी भीड़ लग गई थी कि पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा था। या मुंबई में मॉर्गन स्टैनली का म्यूचुअल फंड आया था, तो वहां भी कमोबेश भीड़ को काबू करने के लिए ऐसे ही हालात बन गए थे। तो मैं ये कह रहा हूं कि 30 साल पहले जब आप म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते थे, तो पहले तो एक लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ता था फॉर्म लेने के लिए। फिर आप वो फॉर्म भरते थे, फिर वो फॉर्म भरने के बाद जमा करते थे, जमा करने के बाद भी वो अलॉट होगा कि नहीं वो आपको बाद में पता पड़ता था जब एनएफओ खत्म हो जाता था। अच्छा। तो उसके मुकाबले मतलब ना लाइन में धक्के खाने हैं, आपने जैसे 10 मिनट में फॉर्म खुलवा दिया। तो ये एक बड़ा कारण है कि ये क्रेज बढ़ रहा है। और दूसरा, ये मैं हालांकि लोगों को सावधान करना चाहता हूं कि शेयर बाजार हमेशा ऊपर नहीं जाता है, लेकिन पिछले 2-3 वर्षों से जो तेजी आई है उसकी वजह से भी लग रहा है लोगों को कि भाई हमारे पैसे बन रहे हैं, अगर म्यूचुअल फंड में लगा देंगे तो रिटर्न आ जाएगा। लेकिन ये ध्यान रखिए कि ये लॉन्ग टर्म गेम है, इसको आप हर महीने या हर क्वार्टर के रिटर्न पर हम अगर खेलेंगे ये खेल या निवेश करेंगे तो ये उल्टा पड़ सकता है। जी बिल्कुल। तो सर आपने अभी जो बताया कि ये कैसे पहले लोगों को मशक्कत करनी पड़ती थी म्यूचुअल फंड खुलवाने में, लेकिन उसी से मेरा ये सवाल आ रहा है कि म्यूचुअल फंड भारत में कब से चल रहा है? नहीं, तो म्यूचुअल फंड भारत में कब से जो चल रहा है, इससे पहले हमको लगता है कि हम ये समझ लेते हैं श्रेया कि म्यूचुअल फंड एक्चुअली होता क्या है। क्योंकि जैसे आपने कहा कि बहुत सारे लोग हैं इनको पता ही नहीं है कि म्यूचुअल फंड है क्या। तो म्यूचुअल फंड को अगर आसानी से समझना है तो ये बात समझिए कि जब शेयर बाजार में आप 2 तरह से निवेश कर सकते हैं। एक तो या तो सीधे आपने अकाउंट खोल दिया और आपने सीधे किसी शेयर में पैसे लगा दिए, लेकिन ये बड़ा रिस्की है क्योंकि आप एक तो रोज रोज मैनेज नहीं कर सकते, उतना टाइम नहीं होता है और आपको जानकारी कम होती है। तो जो भी लोग शुरू करते हैं उनको ये एडवाइस किया जाता है कि वो म्यूचुअल फंड से। तो म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि जो पैसे मेरे हैं, मैं चुन रहा हूं कि उसको शेयर बाजार में लगना है, बॉन्ड में लगना है या दोनों में लगना है, लेकिन मेरे लिए ये जो निवेश करने का काम है ये एक फंड मैनेजर करता है। तो ये एक बड़ा फर्क होता है शेयर बाजार के सीधे निवेश में और एक म्यूचुअल फंड में। और म्यूचुअल फंड के नाम से जैसे साफ है श्रेया कि म्यूचुअल फंड मतलब सबका फंड है ये। तो लोग मतलब कंपनियां होती है म्यूचुअल फंड, जैसे मान लीजिए एचडीएफसी है, एसबीआई है, तो ये अपने तरह तरह के फंड्स ये लोग चलाते हैं। और वो जो फंड चलाते हैं तो वो या तो 2 तरह से फंड बेचते हैं। एक होता है एनएफओ मतलब न्यू फंड ऑफर, मतलब कोई नया फंड निकाल रहे हैं तो उसको या तो आप खरीद लीजिए, उसकी यूनिट होता है, जैसे शेयर बाजार में एक शेयर होता है वैसे म्यूचुअल फंड में उसका इक्विवेलेंट होता है एक यूनिट। और उसकी जो कीमत होती है वो तय होती है नेट एसेट वैल्यू या एनएवी से। बार बार आपने सुना होगा कि भाई एनएवी, तो एनएवी मतलब आज उसका दाम कितना है आपके एक यूनिट का, ये पता करने के लिए। और जो म्यूचुअल फंड होता है उसमें 3 तरह के म्यूचुअल फंड मोटे मोटे होते हैं, बाकी तो फिर अब सेक्टर होते हैं, अलग अलग होते हैं, लेकिन मोटी मोटी बात ये होती है कि एक तो इक्विटी म्यूचुअल फंड है जिसमें कि जो भी आप पैसे लगा रहे हैं वो सीधे शेयर बाजार में लग रहे हैं। ठीक है, इसमें रिस्क ज्यादा है क्योंकि शेयर बाजार में जैसे मैंने कहा उतार चढ़ाव हो सकता है। दूसरा होता है डेट फंड, जो प्राइमरली जो बॉन्ड्स कंपनी या सरकार इशू करती है वो कर्जे पर वो इन्वेस्ट करते हैं, उस बॉन्ड्स पे करते हैं। तो ये वाला जो दूसरा वाला फंड है इसमें रिटर्न भी कम है और रिस्क भी कम है। और तीसरा जो कि जो हम जिन लोगों को एडवाइस भी मुझे भी जब मैंने भी शुरू किया था, ये एडवाइस किया था कि आप हाइब्रिड फंड से कीजिए। मतलब उसमें दोनों होता है, उसमें डेट फंड भी होता है और उसमें इक्विटी भी होता है। तो चूंकि डेट में रिस्क कम है तो अब आपके ऊपर है कि आप 75% इक्विटी में लगाना चाहते हैं या 25%। तो ये इस तरह का एक तीसरा फंड होता है जिसमें दोनों कर सकते हैं, या उस तरह के अलग अलग फंड है। तो ये 3 तरह के फंड है। बेसिकली आपके पैसे आप जिस बाजार में लगाना चाहते हैं, जितना आपका रिस्क प्रोफाइल है वो आप चुन के फंड को में लगा सकते हैं। फिर फंड आपके बिहाफ पर वो इन्वेस्टमेंट करता है और जैसे आपने खरीद लिया, जब आपको बेचना है तब आप जाके वैसे ही ऑनलाइन बेच सकते हैं। और या तो घाटा होगा तो घाटा सहना पड़ेगा, और अभी जैसे हमने कहा कि भाई पिछले 2-3 सालों से तो मुनाफा ही हो रहा है, तो वो आप जो भी बोलेंगे उसको आप एग्जिट कर सकते हैं उसको। जी बिल्कुल। म्यूचुअल फंड आपने समझा दिया, लेकिन मेरा सवाल जो था कि वो ये भारत में कब से चल रहा है? जी मैं वो बात मैं पहले ये बताना चाहता था कि म्यूचुअल फंड होता क्या है, फिर मैं ये बताना चाहता था कि भारत में कब से चल रहा है। तो भारत में जब
1964 में भारत सरकार ने एक फंड बनाया, कंपनी बनाई, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, जिसको हम अभी यूटीआई के नाम से जानते हैं। अब भारत सरकार की इसकी ओनरशिप भी पूरी नहीं रह गई है। तो पहले चूंकि हर चीज सरकार ही करती थी 1991 से पहले, चाहे बैंक हो या म्यूचुअल फंड हो, तो यूटीआई ने एक यूएस 64 नाम से एक स्कीम निकाली थी। फिर 1987 में जाके यूटीआई की मोनोपोली को एक तरह से चैलेंज किया, लेकिन उस समय भी जो बेचने वाली थी वो एसबीआई, एलआईसी, जो सरकारी कंपनियां थी दूसरी, उनको भी म्यूचुअल फंड खोलने की अनुमति दी गई। लेकिन जो एक्चुअल गेम चेंज हुआ जब मैंने बार बार अपने दर्शकों को याद दिला देता हूँ, खास करके चूंकि आप सब लोग युवा हैं, आप भी श्रेया को मैं कह रहा हूँ, तो वो 1991 में देश में बहुत बड़ा बदलाव आया। जब नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, मनमोहन सिंह जो बाद में प्रधानमंत्री बने वो वित्त मंत्री थे, और उस समय भारत में बड़े आर्थिक सुधार हुए। उससे पहले हर चीज सरकार करती थी, ज्यादातर बड़ी चीजें, और प्राइवेट सेक्टर का रोल बहुत कम था। तो जो बाजार खुलने के बाद में, जैसे शेयर बाजार भी खोला गया, म्यूचुअल फंड बाजार भी खोला गया, तो जो विदेशी प्राइवेट प्लेयर्स थे या देशी प्राइवेट प्लेयर्स थे, उनको भी म्यूचुअल फंड में आने की अनुमति दी गई। तो ये करीब 30 साल पहले हुआ। अब ये 30 साल कह लीजिए या 1964 से कह लीजिए 2014 आते आते तक 10 लाख करोड़ पर एयूएम, मतलब असेट अंडर मैनेजमेंट, या आप कह सकते हैं कि म्यूचुअल फंड की कुल संपत्ति 10 लाख करोड़ तक पहुंची थी। ये पूरा एक इसकी जर्नी रही है, जो हम अब जब 50 लाख करोड़ की बात कर रहे हैं। तो सर अभी तो 50 लाख करोड़ है, तो 10 लाख से 50 लाख करोड़ कैसे हो गया ये? तो ये भी जर्नी बड़ी मतलब चैलेंजिंग रही है। अगर आप म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिहाज से देखें, तो 10 साल पहले जब ये 10 लाख करोड़ पे पहुंच गया था और एक तरह से स्टेगनेंसी आ गई थी, तब जो मार्केट के रेगुलेटर है सेबी, उन्होंने भी एक स्टडी कराई थी, और सबका ये मानना था कि ये दो वजह से नहीं बढ़ रहा है। पहली वजह तो कि बहुत ज्यादा शेयर बाजार में उतार चढ़ाव होते थे, तो लोगों को तो डर लगता था कि मैंने अगर मान लीजिए कि जैसे आपने 500 रुपये लगाए और वो घट के 400 रुपये हो गए, तो लोगों को लगता था कि उस उतार चढ़ाव से लोग डरते थे। और दूसरा कारण ये था, और जो अभी भी वो चैलेंज बना हुआ है, कि अगर आप 10 साल पहले देखेंगे तो 85% जो इन्वेस्टमेंट होता था वो बड़े शहरों से होता था, दिल्ली, मुंबई, यहाँ से। तो ये जो छोटे शहर होता कि मार्केट में ये पहुंच नहीं पा रहा था। जैसे अभी आपने कहा कि भाई ये आपने ऐप के जरिए ही कर लिया, तो 10 साल में जो बड़ा बदलाव हुआ ये हुआ कि जो म्यूचुअल फंड ऑफ एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया है, एमफी, इसने इस समस्या को निदान करने के लिए कैंपेन चलाया, जिसमें क्रिकेटर्स का इस्तेमाल हुआ कि म्यूचुअल फंड सही है। ये 2017 में ये कैंपेन लाया गया कि लोगों को अवेयरनेस बढ़ाई जाए, और इसका फायदा इतना ज्यादा आप कह सकती है कि अगर मैं आंकड़ा 1 मिनट पढ़ के आपको बता देता हूं कि 2016 में, मेरे ख्याल से अगर 2016 में एसआईपी से अगर 7,000 करोड़ रुपया प्रति माह लग रहे थे, तो पिछले साल, मतलब पिछले महीने, जो पिछले साल का पिछला महीना है ना, दिसंबर में, ये आंकड़ा पहुंच गया 17,000 करोड़ पर, मतलब लगभग 3 गुना एसआईपी से बढ़ गया। तो ये जो बदलाव आया जिस कैंपेन से, और दूसरी बात टेक्नोलॉजी से, और तीसरी बात जो मार्केट में जो तेजी आई, इन सब ने ये 50 लाख करोड़ तक पहुंचाने में मदद की है। लेकिन यहाँ एक बात मैं सिर्फ लोगों को ये बता देता हूँ कि जो एसआईपी क्या होती है, क्योंकि हमने म्यूचुअल फंड की तो बात कर ली, लेकिन एसआईपी का मतलब क्या होता है बताओ? सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो वही जो इसमें होता है कि भाई आपको बाजार में चूंकि उतार चढ़ाव होता रहता है, तो आप अपने, जैसे बैंक में हमें लोग याद होगा कि रिकरिंग डिपॉजिट करते थे कि भाई हर महीने आपने 100 रुपये कटवा दिए, वो जमा हो रहे 12 महीने के लिए। तो वैसे ही आप एसआईपी जो होती है वो 500 रुपये से आप हर महीने से शुरू कर सकते हो, और आप उसकी अवधि तय कर सकते हो, आप उसको रोक भी सकते हो, आप 1 साल के लिए रख सकते हो, 3 महीने बाद भी बंद कर सकते हो, या 3 साल तक भी चला सकते हो। तो ये जो एसआईपी से क्या हुआ कि लोगों के लिए निवेश करना आसान हो गया, और इसका नतीजा ये है श्रेया कि जो 50 लाख करोड़ रुपए का हम जो एयूएम देख रहे हैं, तो उसमें से 10 लाख करोड़ रुपया वो एसआईपी के जरिए आया हुआ है। मतलब अगर 100 रुपया कुल मिलाकर एयूएम है, तो 20 रुपया जो है वो एसआईपी से आया है। और दूसरी बात क्या है कि जो एसआईपी से लोग पैसे लगा रहे हैं, वो लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं कि बच्चे की पढ़ाई के लिए, शादी के लिए, मकान खरीदने के लिए, कोई एक गोल लेके कर रहे हैं, तो उनका नहीं है, तो उनका कोई, जैसे वो तुरंत से भागने वाली जो बात है ना, जो उतार चढ़ाव वाला डर था, वो उनके अंदर नहीं है, वो उनमें पेशेंस ज्यादा है। और एक मैंने कहा ना, आप ये देखिए कि वो कहाँ तो 6,000 करोड़ रुपया महीने में आ रहा था, और अब वो 19,000 करोड़ पे गया है, और ये अनुमान है कि ये पैसा आने वाले दिनों में और भी बढ़ता रहेगा। तो जो आपने कहा ना कि 10 से 50 लाख करोड़ कैसे हुआ, तो उसका राज यही है।
तो क्या सर 50 लाख करोड़ में आपके स्टैग्नेंट हो जाएगा ये, कि स्कोप इसका आगे है? क्या देखते हैं आप स्कोप का? नहीं, इसका स्कोप बहुत है और एमफी ने अब अपना जो एमफी मतलब जो एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया, जो कि सारे म्यूचुअल फंड कंपनियों की संस्था है, उसने अगला टारगेट लिया है इसको। एक तो अभी जो म्यूचुअल फंड के जो निवेशक है, फोलियोस की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब एक आदमी के 4 अलग अलग फंड में निवेश हो सकते हैं, वो करीब 4 करोड़ 20 लाख है। और ये 5 साल पहले तक 2 करोड़ थे या 1 करोड़ 90 लाख थे, मतलब 2 से 4 करोड़ हुए हैं। तो अभी भी अगर लोग जब वर्किंग, मतलब देश की आबादी है 140-50 करोड़, उसमें से भी जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो करीब 94 करोड़ बताई जाती है। तो जो काम कर रहे हैं, कामकाजी लोग हैं, उनका बहुत छोटा सा हिस्सा अभी म्यूचुअल फंड में आया हुआ है। तो इसमें बहुत ज्यादा बढ़ने की स्कोप है। दूसरा, आप इसको इस तरह से देखिए कि जब भारत में निवेश की, मतलब सेविंग्स की बात होती है, तो लोगों के, मतलब हर जगह ही है, लेकिन भारत में लोग और ज्यादा बैंक पे भरोसा करते हैं। तो अभी क्या हो रहा है कि जो अगर 52% जो सेविंग है, मतलब अगर 100 रुपये की देश में सेविंग हो रही है, तो 52 रुपया लग रहा है बैंक में। लोग बैंक में रख देते हैं अपना पैसा। तो बैंक में क्या है कि आपको कोई खतरा नहीं है पैसे का उस तरह से, और उसका 4% या 5% या फिक्स डिपॉजिट भी कर लिया तो उसका एक फिक्स आपको इंटरेस्ट मिलता रहता है। दूसरा जो उसके बाद नंबर आता है वो है, और ये मैं एडलवाइस की जो एक रिपोर्ट आई थी पिछले साल, उसके हवाले से मैं बता रहा हूँ ये बात, कि वो है इंश्योरेंस। तो अगर कोई लोगों को लगता है कि इंश्योरेंस इज अ सेविंग, जबकि इंश्योरेंस सेविंग नहीं है, वो आपके इंश्योरेंस मतलब एक तरह का बीमा है कि कोई घटना दुर्घटना हो जाए तो उस स्थिति में वो आपको कवर करेगा, बेनिफिट मिलेगा वो। तो वो जब मैंने कहा ना 52 रुपया, अगर 100 रुपया लोग भारत में निवेश कर रहे हैं तो 52 रुपया बैंक में, 24 रुपया लगा रहे हैं इंश्योरेंस में, और म्यूचुअल फंड में लगा रहे हैं मात्र 13 रुपया। तो अगर आप इस क्रम में भी देखेंगे कि एक तो निवेशकों की संख्या भी 4 करोड़ पर है, देश की आबादी कितनी आप जानती हैं। दूसरी बात, आप अगर सिर्फ 13% ही जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो म्यूचुअल फंड में हो रहा है, तो इसलिए ये बात जो स्कोप बहुत ज्यादा है, ये मैं बार बार कहूंगा। इसको देखने का एक और तरीका है, तीसरा तरीका भी हो सकता है, वो ये है कि जीडीपी की तुलना में जो हमारा एयूएम है वो मात्र 17% है। मतलब अगर 100 रुपया जीडीपी तो एयूएम हमारा 17 है, लेकिन अमेरिका जैसे देशों में ये 100% से भी ज्यादा है। मतलब अगर वहां की जीडीपी 100 है तो वहां 125 रुपया जो इक्विवेलेंट उनका एयूएम है। तो म्यूचुअल फंड का एयूएम भी बाकी देशों की तुलना में बहुत कम है। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जो पेनिट्रेशन बढ़ेगा टेक्नोलॉजी की मदद से, तो ये आंकड़ा बढ़ने का स्कोप, इलाकों में भी अभी सर अवेयरनेस नहीं है तो वहां भी जी स्कोप ज्यादा है। जी जी बिल्कुल। शो के आखिरी एक सेगमेंट में चलते हैं और आपके सवाल लेंगे जो पिछले एपिसोड में आपने सवाल पूछे थे। तो अभी सवाल है लक्ष्मीकांत जी का। उन्होंने कहा कि सेबी का जांच इज इक्वल टू क्लीन चिट। मतलब ये कहना तो सही नहीं होगा, क्योंकि सेबी को, लक्ष्मीकांत जी, 3 महीने में अपनी रिपोर्ट देनी है जी। लेकिन हमने पिछली बार भी जब एपिसोड में चर्चा की थी तो हमने क्या कहा था, हमने ये कहा था कि जो एक्सपर्ट कमेटी है जो सुप्रीम कोर्ट ने बनाई थी या सेबी है, इन दोनों ने एक ही बात कही थी कि ये जो इसके अंदर जो 12 विदेशी निवेशक है, जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट वाले लोग हैं, उनकी पहचान करना मुश्किल है, क्योंकि ये दूसरे देशों के ज्यूरिसडिक्शन में है, या टैक्स हेवेंस जिनको कहते हैं, जहां पर टैक्स बचाने के लिए आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, और वहां से वो जानकारी मिलना मुश्किल है। तो मैंने पिछली बार भी इसी बात पर खत्म की थी बात, कि जो जानकारी आपको 12 महीनों में नहीं मिल पाई सेबी को, तो वो 3 महीने में मिलने के लिए तो मिल ही सकती है। तो इसलिए मैं अभी ये नहीं कहूंगा कि सेबी का जांच का मतलब क्लीन चिट है, लेकिन हमने ये कहा था कि भाई जो सीबीआई की जांच होती या एसआईटी की जांच होती तो वो लंबी चलती और वो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन हो जाता। ये वाले में जो भी अगर जांच भी हो रही है तो इसमें पेनल्टी ये हो सकती है कि आपको डिलिस्ट कर सकते हैं या आपको जुर्माना लगा सकते हैं। तो मतलब राहत तो जरूर है। मैंने कहा था ये क्लीन चिट नहीं है अदानी को, ये राहत है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर सवाल का जवाब देने के लिए। लेकिन शो को ख़त्म करने से पहले मैं दर्शकों को बताना चाहूँगी कि म्यूचुअल फंड का हमने हिसाब किताब किया आपकी जानकारी के लिए। शेयर बाजार में कोई भी निवेश से पहले अपनी फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए। नहीं, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है श्रेया, और ये मैं इसलिए कहता हूँ कि हमने तो अपनी जानकारी के आधार पर जो बात कहनी थी वो कह दी, लेकिन म्यूचुअल फंड में ये मत समझिए कि हमेशा तेजी ही रहेगी। ये नीचे भी जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है, और कोई गारंटी नहीं कि आपने जो मूलधन लगाया है वो रिटर्न आ जाए। ये इसकी जो जोखिम वाला जो कॉलम होता है, जो रिस्क फैक्टर होते हैं, इसमें ये बात लिखी रहती है, लेकिन हम दोबारा ये बात कह रहे हैं आपके लिए।
तो एडवाइज़र की सलाह से ही आप ये करें। बहुत-बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए, बात करने के लिए और लोगों को म्यूचुअल फंड का हिसाब-किताब समझाने के लिए। मुलाकात होगी अगले एपिसोड में कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक देखते रहिए विस्तार।